आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज के इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है एसएससी सीजीएल 2020। इसका चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है, इसके ऊपर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं ताकि जो भी बच्चे इस सीजीएल 2020 के एग्ज़ाम के लिए पहले से मन बना रखे हैं, वो फॉर्म भरने में किन किन सावधानियों को उन्हें बरतना है और तैयारी के हिसाब से किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से किस तरह से उन्हें अपने आप को माइंड मेकअप करना है, इन सारे मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे इस वीडियोज़ में। और मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे मित्र कपूर साहब। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। ये मैथमेटिशियन हैं और पहले भी हम लोग के साथ हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था CHSL के ऊपर। तो सर मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट्स आते हैं उनके ऊपर आप सवाल करें और मैं उनका कुछ जवाब दे सकूं। कुछ देखिए, जो स्टूडेंट्स में सबसे पहले जो क्वेरी आती है नोटिफिकेशन को देख के, वो है कि इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, हमें कौन कौन सी डेट्स का ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोग डेट्स के बारे में बता दें कि ये 29 दिसंबर से आपका 31 जनवरी के बीच में आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 31 जनवरी हमारा लास्ट डेट है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में विद्यार्थियों के हित में यानी एस्पेरेंट्स के इंटरेस्ट में ये बात कही गई है कि आप लंबा लास्ट डेट तक का इंतजार ना करके आप शुरू के ही 10-15 दिन में आप फॉर्म भर दें। इससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि इनको सेंटर जो मिलेंगे सर वो अपनी इच्छा का मिल जाएगा, इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। बिल्कुल। दूसरा दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा ये है कि जैसे होता है कि लास्ट डेट के पास कि कभी साइट हैंग कर गई या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 30-40 लाख कैंडिडेट एक साइट के ऊपर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने से वो वहाँ का वो हैंग कर जाता है और बाद में कई लोग इसके वजह से फॉर्म को अप्लाई करने में चूक हो जाती है, उनसे नहीं कर पाते हैं समय रहते हुए। दूसरा जो सवाल होता है डेट के बाद वो फी के बारे में कि फी वो कब तक पे कर सकता है। बिल्कुल। तो सर मैं बता दूं अपने एस्पेरेंट्स जो एसएससी सीजीएल 2020 के लिए माइंड मेकअप कर रहे हैं उनको कि सर आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो 2 फरवरी आपका लास्ट डेट है, उसके पहले आप ऑनलाइन पेमेंट कर लें। 100 रुपीज़ का फ़ी है जनरल बच्चों के लिए, और बाकी जितने भी रिजर्व कोटा के लोग हैं या फीमेल कैंडिडेट भी इनमें आ जाती हैं, इन फी से एग्जम्प्टेड हैं, मतलब इनको फ़ी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन अगर आपको पे करना है तो ऑफलाइन पेमेंट आप 4 फरवरी तक आपको चालान बना लेना है। 4 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है चालान जनरेट करने का, और 6 जनवरी जो है वर्किंग आवर जो है SBI बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जाके 6 फरवरी तक आप अपने चालान को जमा कर सकते हैं। 6 फरवरी तक का इंतजार नहीं करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब 29 दिसंबर को जो आपका फॉर्म भरने का आपका डेट निकला है, इससे अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही आप सारा काम समाप्त कर लें अपना। अच्छा, ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है सीजीएल नोटिफिकेशन में, ये कितनी वैकेंसी निकाली है, इसका ट्रेंड क्या रहा है कि ये देखिए सीजीएल के वैकेंसीज के ऊपर ट्रेंड जो है वो बच्चों को मैं बता दूं कि इसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। आप चाहें तो मैं इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ जो सीजीएल का जो वैकेंसीज का जो ट्रेंड है, तो 2012, 13, 14 तक लगभग मतलब 16,000 के करीब, यानी कि 12 और 13 में तो 16,000 से भी ऊपर का वैकेंसी था। 14 में 16,000 से डाउन हुआ था लेकिन 15,000 से ऊपर था। लेकिन 14 के बाद जो है ये लगातार मतलब है 8,000, 10,000, 8,000 इस तरह से वैकेंसीज होते होते ये जो 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुल वैकेंसी जो रह गई है आपका 6506 वैकेंसीज सिर्फ ये 2020 में आपको मिला है, जिसमें कुछ गैजेटेड पोस्ट हैं और गैजेटेड के अलावा इसमें नॉन गैजेटेड हैं। तो जो गैजेटेड पोस्ट हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि 250 गैजेटेड हैं और 3513 नॉन गैजेटेड हैं और 2743 जो है ग्रुप सी का है। टोटल मिला के 6506
6506 रिक्तियां हैं ये इस बार के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो आपका जो टेस्ट हो रहा है, जो ये टायर 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 2020 तक है। 21 में हो सकता है कि 21 की जो वैकेंसी जाए वो सब हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो इसी बार आप अपना जो है सिलेक्ट होने का पूरा 100% लगाएं। तो जैसे इतनी कम वैकेंसी है, एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कम वैकेंसीज हैं, तो इसमें कुछ टीचर कहते हैं कि हमें मोदी जी को कॉल करना है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, मैं चाहता हूं कि अभी आप अपना एफर्ट्स को बाकी लोगों के जैसा मत लगाइए। जो अभी दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी नोक कर रही है तो उसको ग्रैब करें, और ये दिमाग में ना रखें कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को कॉल लगाएं। अभी प्रेशर बनाने से और बहुत ज़्यादा इधर उधर की काम करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लंबे लंबे आंदोलन करने के बाद भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, परिणाम बहुत बाद में आते हैं। तो अभी जो सामने आपके पास अपॉर्चुनिटीज है उसके हिसाब से सर इनको ग्रैब करना चाहिए। इधर उधर की बातें ना सोच के सीधा एकदम अपने सेट द गोल एंड हिट द गोल, यानी कि दूसरी चीजों में डाइवर्ट होने के बजाय एग्जाम के ऊपर फोकस होना चाहिए और एग्जाम के ऊपर ही बात करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, ये जो 6500 वैकेंसीज निकली हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशंस उसके लिए डिजायर्ड हैं, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल, ये बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसीज है इसमें पोस्ट जो हैं ये पे लेवल 8 से पे लेवल 4 तक के वैकेंसीज इस बार आई हैं। पे लेवल 8 इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं, जिसमें डबल AO वाला है, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है और एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। तो ये 2 पोस्ट जो हैं ये पे लेवल 8 का है। पे लेवल जो होता है ये आपका सैलरी डिसाइड करता है। तो सबसे जो हाईएस्ट पे लेवल है इस वैकेंसीज में वो है पे लेवल 8, जिसमें 2 ही वैकेंसीज आ रही है, और इनमें डबल AO यानी कि दोनों को डबल AO कहते हैं, एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। और इसमें ध्यान रहे कि वो बच्चे खास तौर से भरने का कोशिश करेंगे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, वैसे तो ग्रेजुएशन बाकी में है, लेकिन इन पोस्ट के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपने MBA किया हुआ है फिनांस में, या अगर आपने MCOM किया हुआ है, या फिर आप CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या CMA हैं, है ना सर, CMA हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपके लिए वरीयता ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उनके लिए ये है, और इसके थ्रू आपको कैग में कंट्रोलर ऑडिट जनरल में आपकी नियुक्ति होती है। ये पे लेवल 8 है। और इसमें जो एज है सर वो भी मैं बता दूं। हाँ जी। इसमें जो एज है आपका 18 से लेके 30 साल की उम्र में, यानी कि 30 साल अगर आपको 1 जनवरी 2021 के तक अगर 30 साल से कम है या 30 साल तक होने जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ऊपर वाले के लिए ये नहीं है। और दूसरा इसमें जैसे एक ये स्पेसिफिक एक पोस्ट हो गई, क्या वो दूसरी पोस्ट से कुछ अलग पोस्ट भी है जिसमें कुछ एज और क्वालिफिकेशन मांगी गई है? एक और पोस्ट है सर, एक और पोस्ट है जो बिल्कुल बाकी से अलग है। एक है आपका JSO का, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आपकी नियुक्ति होती है। तो इसमें सिर्फ वही बच्चे भरेंगे जिनका इंटर में एटलीस्ट 60% मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया है मैथमेटिक्स में, और या फिर अगर इंटरमीडिएट में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने 60% मार्क्स किया है, तो आप ग्रेजुएशन में स्टैट आपका एक विषय के रूप में आपका रहा हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पे लेवल है ये 6 पे लेवल का है, लेकिन एक फायदा इसमें है कि 32 साल तक के जिनका उम्र 32 साल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका 31 साल 364 दिन भी हो गया है, या 1 जनवरी को 365वां दिन भी पूरा हो रहा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर को। ये एक अलग, यानी कि ये एक सिंगल पोस्ट है जिसके लिए सबसे ज़्यादा एज की रिक्वायरमेंट होती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए सर। तो इसके अलावा बाकी जितनी, इसके अलावा तो मैंने तो बता दिया कि पे लेवल 8 जो है इसमें आपका 2 ही पोस्ट आ रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का।
और उसके बाद पे लेवल 7 में आ जाते हैं आपके जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, तो ये सारे पोस्ट जो हैं पे लेवल 7 में आता है। और इसमें इंस्पेक्टर में आपके इंस्पेक्टर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज में होते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इनका होता है। और ये इसके अलावा जो वैकेंसीज ये सब जो निकला हुआ है इन डिपार्टमेंट के लिए इस बार इंस्पेक्टर में निकला हुआ था। और इसके इनमें क्वालिफिकेशन के एक जनरल बैचलर रिक्वायर्ड? हाँ, इनमें तो सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए और कोई ऐसा मार्क्स नहीं है एज सच कि मतलब इतना मार्क्स आपको लाना है। और इसी पे लेवल 7 में एक आता है आपका असिस्टेंट सेकेंड ऑफिसर। ये याद रखें, ये सब नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेकेंड ऑफिसर जो है ये सब नॉन गेस्टेड हैं। और ये अगला जो प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर का वो गेस्टेड हो जाएगा आपका। जो 4 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद जो आपका होता है वो गेस्टेड हो जाता है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। तो ये नॉन गेस्टेड हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होगा सर, इस बार जो रिक्तियाँ निकली हैं इसमें मैं बता दूं कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आप नियुक्त हो सकते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका हो सकता है, AFHQ है, ये जो आपका AFHQ है, NIA में नहीं है इस बार, NIA में सब इंस्पेक्टर का है। तो इसमें या अदर मिनिस्ट्री में कह सकते हैं कि हो सकता है, वैसे अभी स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन हो भी सकता है। अदर मिनिस्ट्रीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर डिपार्टमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कहीं भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हो सकता है नियुक्ति। ये पे लेवल 7 की जो मैंने बात किया। तो शर्मा जी, आपने ये जो पे लेवल डिस्कस किए, तो इनके अलावा और कौन कौन से पे लेवल इससे कवर होते हैं? इसमें अब नीचे आएंगे पे लेवल जो 6 है, इसमें मैं बता दूं कि मुख्य रूप से जो पोस्ट हैं इसमें JSO का जो पोस्ट हमने डिस्कस किया था वो इसमें आ जाते हैं पे लेवल 6 में, जिसमें 32 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी के पहले तक 32 ईयर्स आपका नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। JSO का पोस्ट और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट का। और सब इंस्पेक्टर जो NIA के लिए निकला हुआ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके लिए भी है। ये सब 6 लेवल में हैं, 6 लेवल के ये सारे जो हैं। इसके अलावा 5 और 4 लेवल जो है सर, वो एज थोड़ा सा कम कर दिया गया है उसमें। ओके। उसमें 18 से 27 साल तक के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं पे लेवल 5 और 4 के लिए। इसमें आपका पे लेवल 5 में जो आता है ऑडिटर, अकाउंटेंट का, इन सब का आ जाता है। और उसके बाद पे लेवल 4 में है वो टैक्स असिस्टेंट है या UDC है, अपर डिविजनल क्लर्क है, इन सब के लिए है। देखिए, एग्ज़ाम का जो डेट जो अभी दिया है इस नोटिफिकेशन के अनुसार वो सिर्फ टायर 1 का दिया है। और टायर 1 का जो डेट है वो फिक्स दिया है। टायर 1 का डेट है आपका ये मई 29 मई और 7 जून। शर्मा जी, जैसे आपने एक्सप्लेन की पोस्ट, उनकी रिक्वायरमेंट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, तो इसके बाद किसी भी एस्पिरेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि इस CGL के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा, कितनी स्टेज का ये एग्ज़ाम होगा? सर, इसमें जो एग्ज़ाम है वो टायर 1 मतलब 4 टायर इसके हैं, 4 स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे। जो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो 4 स्टेजेस में होगा। इसमें कुछ 4 स्टेज तक नहीं भी जाना है, लेकिन टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 ये तो कॉमनली सबके लिए है ही। तो टायर 1 जो होगा ये आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और ये सब 50-50 मार्क्स के होंगे और 25-25 क्वेश्चंस होंगे इस सब्जेक्ट में। और ये टोटल जो है आपका 1 घंटे में एग्ज़ाम आपका पूरा हो जाता है। और टायर 2 की बात जब हम करते हैं सर, तो टायर 2 में 4 पेपर होते हैं, लेकिन टायर 2 के शुरू के पहला और दूसरा जो पेपर है मैथ और इंग्लिश का, ये सबको देना होता है। ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए? जी बिल्कुल, दोनों 200 मार्क्स के होंगे, मैथ और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर फर्क है, इंग्लिश में क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, और इसमें जो है आपके मैथ में जो है आपके 100 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स उतने ही हैं, इक्वल वेटेज है। उसके अलावा जो पेपर 3rd और 4th है सबके लिए नहीं है। पेपर 3rd सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे JSO के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं, उनके लिए है। और पेपर 4th AAO यानी कि अकाउंट्स और ऑडिट के लिए, ऑडिट ऑफिसर्स के लिए है। ठीक है,
फिर टायर थर्ड जो होता है ये आपका रिटेन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। और ये जो रिटेन टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, इसमें आपको लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग या प्रेसिज राइटिंग इस तरह से आपको पूछा जाएगा, ये आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश आपको आंसर देना है, मिक्स करके जवाब नहीं देना है। और ये जो टायर 4 है, ये टायर 4 जो है ये कुछ खास पोस्ट के लिए, सबके लिए नहीं है, जिसमें आपको ये देना है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट आपको देना होगा, खास करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं उनके लिए हो सकता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वगैरह में जो है उनको तो आवश्यक रूप से देना होता है, सबके लिए नहीं है टायर 4। जैसे टायर 2 का 3rd और 4th सबके लिए नहीं है, उस तरह से। हाँ, और ये बात है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो उसी तरह से बाकी जो इंस्पेक्टर वगैरह जो पोस्ट लेंगे उनका फिजिकल मेडिकल भी होगा, उसमें भी उनको ध्यान देना है कि उसमें वॉकिंग और साइकिलिंग होता है, हालांकि वो उतना ज़्यादा बड़ा हर्डल नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो इसमें जब अप्लाई करने जाएं तो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? सर ऑनलाइन जब वो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दें कि मतलब एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, डेट का ध्यान रखें, डेट के 10 दिन 15 दिन पहले ही, जो लास्ट डेट के 10 दिन पहले ही अपना काम समाप्त कर लें। दूसरा सावधानी आपको ये बरतना है कि आप जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप खिंचवाएंगे वो 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा ना उस पर डेट जो है, जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो दिन का डेट उसमें प्रिंटेड होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि फोटो जो आप खिंचवाएं वो उस समय आप कोई ऑप्टिकल्स का यूज, गूगल्स का यूज ना करें और ना ही कोई कैप वगैरह लगाएं। और इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है सर कि आपके दोनों ईयर विजिबल हो जाएंगे, होने चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। नहीं तो ये सब ग्राउंड बन सकता है फॉर्म का रिजेक्शन का। दूसरा ये भी ध्यान दें कि आप कभी भी 2 जगह से फॉर्म ना भर दें या 2 बार फॉर्म ना भर दें। 2 बार अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा, सीधा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। दोनों फॉर्म को रिजेक्ट। पहले जो होता था वो था कि हाँ चलो बाद वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, पहले वाले, अब तो भाई बिल्कुल आपको ये कर दिया जाएगा। दूसरा, आपका फोटो में कोई ब्लरनेस नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर वगैरह जो आप स्कैन करके ले जाएंगे या स्कैन करके जो फॉर्म में आप करेंगे वो भी ब्लरी नहीं होना चाहिए, वो भी एकदम क्लैरिटी के साथ इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा, आप जो नाम अपना, पिताजी का नाम, माताजी का नाम या डेट ऑफ बर्थ वही भरें जो अक्षरशः मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में मेंशन है, उससे जरा इधर उधर हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या जब भी नोटिस में आएगा कमीशन के तो आपको वो रिजेक्शन, नाम वगैरह की स्पेलिंग एकदम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इन सब में कोई मतलब, क्योंकि ये सारी चीज़ों आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप जाते हैं उस समय भी आपको 2 पासपोर्ट फोटो आपको इन्हीं में से लेके जाना है। जो फोटो आप खिंचवा रहे हैं वही फोटो को आप 2 और 10-12 कॉपी बना लीजिए, और 2 फोटो और 1 आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपको लेके वहाँ पे, आईडी प्रूफ में कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चल जाएगा, ये सब है। तो बहुत सावधान रहेंगे दोस्तों। और किस तरह से हम इसकी तैयारी करें, टायर 1 का जो डेट निकाला है वो 29 मई से 7 जून के बीच में आपका होने वाला है, तो उसके हिसाब से तैयारी करिए। तो कैसे तैयारी करें, कैसे इंग्लिश पढ़ें, कैसे मैथ पढ़ें, मैथ सर बताएंगे, और कैसे रीजनिंग की तैयारी करें, कैसे जीएस की तैयारी करें, ये सारी चीज़ों को मैं इंग्लिश आपको बताऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। और प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पेपर्स को खास डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, लेकिन अगला जो वीडियो मैं 2-4 दिन के बाद दूंगा वो सिर्फ सिलेबस के ऊपर होगा, कि सिलेबस को और जो रोड मैप बनाएंगे आगे CGL टायर 1 के हिसाब से, वो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए चर्चा में कुछ और बाकी रह गया है, कोई दुविधा आपके हिसाब से? मैं तो देखने वालों को यही बोलूंगा कि अगर उनको लगता है कि इसके बाद भी उनकी कोई फर्दर क्वेरी है, नीचे कमेंट करें और उसके बाद उनकी वो क्वेरी वगैरह सॉल्व की जाएगी।
और नोटिफिकेशन अगर दोबारा पढ़ना है तो हेलो CGL 9599614791 पे लिखिए, नोटिफिकेशन मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप भी उसको ध्यान से पढ़ें। फॉर्म भरने के पहले जितना सावधानी बरता जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि बाद में ये सब कमीशन है, सिर्फ पॉइंट खोजता रहता है रिजेक्शन का। सिलेक्शन का पॉइंट जितना है उससे ज़्यादा रिजेक्शन के पॉइंट इन लोगों ने बना रखा है। तो आप नोटिफिकेशन अपने तरफ से कोई कमी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बाकी हर स्टेप पे हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, चर्चा पर चर्चा का कार्यक्रम आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार कपूर साहब।